नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और कोरोना एक ऐसा वैश्विक महामारी जो पूरे दुनिया को अपने आगोश में ले लिया, और ऐसा आगोश में लिया कि लोग त्राही त्राही करने लगे। फर्स्ट वेव तो निकला, उसके बाद सेकेंड वेव, लेकिन अब तीसरे वेव की तैयारी चल रही है। ये तैयारी कोरोना का है, लेकिन उसे कैसे बचना है ये बहुत जरूरी है। और ये जानने के लिए आज हम जिस जगह बैठे हैं, जो सर्विलांस इंचार्ज हैं डॉक्टर शाहिल पाल और उनकी टीम है हमारे साथ, जो लगातार कोरोना पर ये काम करते रहे हैं कि कैसे कोरोना मरीजों को बचाया जाए। कोरोना मरीज अगर इफेक्टेड होता है तो उसका प्रिकॉशन क्या होना चाहिए और वो किस जगह पे रहे और कैसे उन्हें रहना है, ये लगातार इनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जमशेदपुर एक झारखंड की आर्थिक राजधानी है, और आर्थिक राजधानी में जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि पूरे भारत के लोग जमशेदपुर में रहते हैं। तमाम वो ऐसा राज्य जहाँ के लोग यहाँ जमशेदपुर में रहते हैं और अपना दिनचर्या अपना काम करते हैं। लेकिन वैसे जिले में काम करना ये टिपिकल भी है, लेकिन इस चुनौती को इन्होंने बखूबी स्वीकारा। और इतना ही नहीं, ये कोरोना संक्रमित भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये अपने कोरोना से लड़ते रहे और लोगों को लड़ने के लिए सीख भी देते रहे। लेकिन तीसरा वेव वाकई वो काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि कोरोना है तो खतरनाक होगा ही। क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग को नहीं छोड़ा, अब तो बच्चे की बारी है। 0 से लेकर 18 वर्ष के उम्र तक के जो बच्चे हैं वो कितना अफेक्टेड होंगे, वो और उसका बचाव क्या होगा, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वैसे एक दिन पहले झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक पुस्तक का विमोचन किया था। उस विमोचन में इन्होंने साफ कर दिया है कि झारखंड में जो तीसरा वेव आएगा वो 7,000 बच्चे उसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन उससे बचे कैसे, कितना वेंटिलेटर है हमारे पास, अस्पताल कितना तैयार है, वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वाकई इस तीसरे वेव से बचने के लिए प्रिकॉशन क्या करना है। तो सबसे पहले उस शख्स से आपको हम रूबरू कराते हैं जिस शख्स के बारे में हमने बताया कि वाकई इस कोरोना के जंग में उन्होंने जंग जीती और लोगों को जंग जीतने का एक गुर भी सिखाया। तो अब ज़रूरत है तीसरे वेव की गुर सीखने की, कि आप भी तैयार रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और उस शख्स से आपको हम रूबरू कराते हैं, डॉक्टर शाहिल पाल। किसी नाम का मोहताज नहीं, हमारे साथ है यहाँ पर शाहिल पाल जी। सर, कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, एक बड़ा सवाल, पहला हमने बाजी क्या मारा, जब कोरोना आया तो लोग त्राही त्राही करने लगे। दूसरी बार भी लगातार आप बने रहें, और वैसे जमशेदपुर शहर जहाँ पर हमको लगता है कि भारत के तमाम वैसे राज्य हैं, सभी राज्य के लोग यहाँ रहते हैं जमशेदपुर में। इस बीच काम करना और काम करके दूसरे वेव को आपने कैसे निकाला? पहला वेव जब आया था तो एक नई बीमारी थी, तो हम लोगों के पास नया रोज़ रोज़ तरीका ईजाद करते थे कि इसको आखिर इससे पार कैसे लगाएंगे, इससे जीत कैसे जाएंगे। तो जो गाइडलाइंस आते थे भारत सरकार की या राज्य सरकार के, तो उसको तो फॉलो करना है। उसी की परिप्रेक्ष्य में जो रोकथाम का जो मेजर्स चल रहा था वो चला, टेस्टिंग भी चला, और अगर कोई पॉजिटिव हुआ तो उसको कंटेनमेंट पे रखा गया, उसको अस्पताल की ज़रूरत थी तो अस्पताल भी भेजा गया। और जो बाहर से लोग आ रहे थे, जो दूसरे मुल्क से या दूसरे स्टेट से जो लोग आ रहे थे, तो उन लोगों का भी टेस्ट करना, और उन लोगों में जो बीमार हैं या जिनको कोरोना है तो उनके लिए उनका देखभाल करना, उनको कहाँ रखना, ये भी ज़रूरी था। जब इसके साथ साथ अचानक जो है अगस्त और सितंबर में ये जो पीक हुआ था फर्स्ट वेव का, उसके बाद केसेस घटने लगे। लेकिन साथ साथ घटने का एक वो भी समझ आया कि हम लोगों ने अपना जो टेस्टिंग का जो मैकेनिज़्म है उसको बढ़ाए रखा कि इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो टेस्ट बहुत किए, लेकिन केसेस घटते गए, और एक वक्त ऐसा आ गया कि 3-4 महीने जो हैं एकदम तकरीबन नील के बराबर केसेस आने लगे, एकदम एक सिंगल लाइन बनने लगा। फिर अचानक 20 मार्च को, जो पहली बार 21 मार्च को उस दिन जो दिन था, उस दिन 10 केसेस यहाँ पर आए, और उसके बाद केसेस लगातार बढ़ने लगे। लेकिन हम लोगों ने अपने टेस्ट का रफ्तार जो है उसको धीमा नहीं किया, उसको उसी तरह टेस्ट को बढ़ाए रखा। तो फ़ायदा ये हुआ कि
केसेस आए, कोरोना हुआ, लेकिन साथ साथ रिकवरी भी अच्छा हुआ। अस्पताल जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया। ठीक है, कमी बेसी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऑक्सीजन मिला, बेड्स मिले, अस्पताल मिले, तो मरीज़ जल्दी से जल्दी रिकवर होते गए, ठीक होते गए। अप्रैल की 24 या 26 तारीख को ये सेकेंड वेव का पीक था और उसके बाद केसेस डाउन होने लगे और अभी लगातार केसेस नीचे आ रहे हैं। सिर्फ हमारे ज़िले में नहीं, पूरे राज्य में, पूरे देश में जो केसेस नीचे आ रहे हैं। तो अब कहना है कि साथ साथ वैक्सीनेशन भी चला, टेस्टिंग और ट्रेसिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन भी चला। वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस ये था कि अगर आप 2 वैक्सीन्स ले लेते हैं तो कम से कम कोरोना से लड़ने का एक हथियार जो हमारे पास है, एक अच्छा सा हथियार है जो वैक्सीन, जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। जो अगर कोरोना होता है तो सिम्टम्स में कमी भी होगी, लेकिन बहुत लोगों को हो भी गया वैक्सीन लेने के बाद, तो उसको वो बहुत कम परसेंटेज में था, लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों ने वैक्सीन लिया उनको कोरोना नहीं हुआ। तो इससे यही साबित होता है कि वैक्सीन्स जो है वो इम्पोर्टेंट है और वैक्सीन्स को लेना इम्पोर्टेंट है। तो वैक्सीन्स पे ज़्यादा जोर डाला गया। तो सेकेंड वेव को ख़त्म करने में वन ऑफ द मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन हम लोगों ने दिया, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की, अस्पताल में जितने बेड्स थे उसको बेड्स को बढ़ाया गया, बढ़ा के उसमें इलाज के दौरान कोशिश किया गया कि सबको इलाज कराए। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग को नुकसान भी हुआ, बहुत से लोग हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ये सब मेजर्स लेने से एक फ़ायदा हुआ कि हम लोग आगे बढ़ते गए और केसेस कम हो गए। साथ ही साथ जो कहना है कि थर्ड वेव आने की बात है, तो 18 साल से ऊपर वाला का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। तो इससे हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो 1 से लेके 18 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीन्स नहीं पड़ा है, तो जब वैक्सीन्स पड़ेगा तो वो भी एक कारगर साबित होगा और एक इम्यूनिटी डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो इसीलिए लगता है कि शायद वो वैक्सीन नहीं पड़ा, तो हो सकता है कि थर्ड वेव में बच्चों को। सर एक सवाल ये है कि आखिर जो छोटे बच्चे हैं यानी 0 से लेकर 18 तक, उनको क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, ताकि वैक्सीन तो हथियार है ही, लेकिन वो हथियार जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे या जब तक नहीं आ जाता है तब तक क्या प्रिकॉशन होना चाहिए उन छोटे बच्चों के लिए जो 0 से लेकर 18 से? देखिए, जितने भी छोटे बच्चे हैं, अगर सीजनल कोई बुखार होता है, सर्दी होता है या कुछ होता है, तो कम से कम उसका डॉक्टर से इलाज कराएं, प्रॉपर इलाज कराएं। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, अगर इस तरह से होता है तो प्लीज़ एक बार टेस्ट कराएं, पता लगेगा कोरोना है भी कि नहीं। और भीड़ वाले जगहों पे, स्कूल्स तो बंद हो गई हैं, तो भीड़ वाले जगह पे या बाज़ार पे या इधर उधर बच्चों को जाने से हम लोग रोकें। प्लेग्राउंड्स में भी अगर खेलने भी जाते हैं तो उसी हिसाब से जाएं कि ज़्यादातर बच्चे एक साथ इकट्ठा नहीं हुए, और उससे ये जो बीमारी अगर आती भी है तो फैलने में रुकावट बन सकता है। और अल्टीमेटली आई सपोज़ कि बहुत जल्द उन लोगों को भी वैक्सीन पड़ने लगेगा, और वैक्सीन पड़ेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत अच्छा होगा सबके लिए। और टेस्टिंग जो है वो हम लोग इसी तरह बढ़ा के रखे हैं। पिछले 2 हफ्ते में तकरीबन हमारे ज़िले में 80,000 टेस्ट, तीनों एंटीजेंस को मिला के, RT-PCR, TrueNet और रैट को मिला के 80,000 टेस्ट तकरीबन हुए। तो इससे यही पता लग रहा है कि हम लोग ज़ोर तोड़ से लगे हुए हैं कि अगर इस तरह का कोई वेव आता है तो उसको हम लोग रोक सकें। जितने अस्पताल से उनको फिर से आगे बेड्स बढ़ाने की वो है, प्लस उसमें ऑक्सीजन के बेड्स होने चाहिए, प्लस बच्चों के लिए अलग से NICU, PICU ये हर हॉस्पिटल में बनाने के लिए सरकार की तरफ से आदेश हो गया है कि तो सभी हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक्स के जो केयर के लिए एक पीडियाट्रिक ICU बनाने की ज़रूरत है। ICU बन रहे हैं और होपफुली बहुत जल्द डेवलपमेंट हो रहा है। तो इससे यही होगा कि जो बच्चे अगर संक्रमित होते हैं या बच्चों को इन्फेक्टेड होते हैं तो हम लोग उनको बचा पाएंगे, उनका इलाज कर पाएंगे और उनको ठीक कर पाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बात ये भी आती है कि जो एक बहुत सिंपल सा और छोटा सा ये है कि मास्क पहनना, इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता मास्क पहनने में, या 2 गज की दूरी मेंटेन करने में भी कोई कीमत नहीं लगती है, में भी कोई कीमत नहीं लगता। तो ये 3 चीज़ जो एक कोरोना का जो प्रोटोकॉल है बचने का, प्लस गवर्नमेंट का गाइडलाइन है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि
भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। अगर बाज़ार जाते भी हैं तो अपना काम करिए, वापस लौट आइए, और वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं, वहाँ भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। जब अगर आप अपने आप को बचा पाएंगे तो आप दूसरे को भी बचा पाएंगे। कि वाकई ज़रूरी है, वो ज़रूरी है जो बड़े लोगों के लिए जो प्रिकॉशन था वो छोटों पर भी लागू होता है, क्योंकि कोरोना को तभी हम मात दे सकते हैं जब हम मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, और जो छोटे बच्चे हैं वो अगर समूह में जाते हैं खेलने तो उन्हें उससे रोका जाए। स्कूल अभी बंद है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो स्कूल वो प्रिकॉशन तो है ही, लेकिन अगर घर के बाहर अगर बच्चे समूह में निकलते हैं तो उन्हें रोकने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें रोक पाएंगे तो तीसरा वेग आपके लिए खतरनाक नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो वो खतरनाक जो दूसरा और पहला वेग था बाकी लोगों के लिए उससे कम तीसरा वेग नहीं होगा। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को रखें कैसे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम, और ये जानने निकले हैं कि कोरोना का तीसरा वेग कितना है खतरनाक। खास पेशकश में आपका स्वागत है, और कोरोना का तीसरा वेग कितना खतरनाक है वो हम जानने निकले हैं। डॉक्टर जो एक धरती का भगवान है, लगातार इस धरती के भगवान के संपर्क में हैं हम, और अभी जिस जगह पे है ये वो जगह है जहाँ पे पूरे जमशेदपुर ही नहीं, पूरे कोल्हान की बात करें तो पूरे कोल्हान के अगर कोरोना मरीजों का टेस्टिंग हो या उनको कैसे बचाया जाए, ये सब कुछ यहीं से मॉनिटरिंग होता है। और हमने इस जगह को इसलिए छोड़ा ताकि जनता यह समझ सके और जो मेरे दर्शक हैं वो ये जान सके कि वाकई तीसरा वेग कितना खतरनाक है। डराना उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपको समझाना उद्देश्य है, क्योंकि जान है तो जहान है, और जान तभी बच सकती है जब आप 2 गज की दूरी रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर या साबुन का उपयोग करें। और यही लागू तीसरे वेग में भी होता है। पहला में भी वही था, दूसरा में वही, और तीसरे वेग में वही। लेकिन तीसरा वेग में छोटे बच्चों पर आफत है, और इस आफत से कैसे निपटे डॉक्टर शाहिल पाल के जो टीम है उनके साथ हम हैं, और सर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चे अगर संक्रमित होते हैं लेकिन उससे बचने का क्या उपाय है। मैं डॉक्टर मोहम्मद असद, डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट। ये महामारी जो है, तो पहली चीज़ तो कि कोई एज ग्रुप नहीं देखती है, ना कोई जेंडर देखती है कि किसको है और कब होगा और कैसे होगा। मगर ये जैसे फर्स्ट वेव जिसमें आया था कि इसमें ये होता कि ज़्यादा एडल्ट ज़्यादा सफ़र किए थे। सेकेंड वेव में भी इसी तरह से कि जो एल्डरली ज़्यादा हुए, और कुछ हद तक लोअर एज ग्रुप में भी आया है ये। अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट के जो ओपिनियंस है कि इस बार ज़्यादा चांसेस है कि जो हमारा पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो कि इसके बचने का एक तो सिंपल सा उपाय है कि पहली चीज़ ये है कि बच्चों को भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से रोके, जहाँ तक कि हो सके कोशिश करें रोके कि वो भीड़ में ना जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद भी बच्चों को अगर भीड़ से रोक रहे हैं, घर में रोक रहे हैं, तो इसके बच्चों को बचाने के लिए पहले खुद को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं वैक्सीनेटेड हो चुका हूँ तो ये इम्यूनिटी हमारे में डेवलप होगी कि हाँ हो सकता है कि कोविड हमें इतना परेशान ना करे, वो साइन सिम्टम वो सीवियरिटी ना दे। मगर होते हैं, हमारे जितने भी कपड़े हैं ये सब इन्फेक्टेड होते हैं, मेरी बॉडी इन्फेक्टेड होती है, मेरे स्किन इन्फेक्टेड होते हैं। तो घर में जब भी आप जाएँ तो सबसे पहला आप काम करें कि घर के किसी चीज़ को टच ना करें, बच्चों से बहुत दूरी रखें, और सबसे पहला काम करें कि आप वॉशरूम में जाएं, अपने कपड़ों को चेंज करें, वहाँ पे कपड़ों को धुल दें, गर्म पानी में उसे भिगो दें, और ख़ुद भी गर्म पानी से नहा लें, ताकि आप पूरी तरह से एक तरह से अपने आप को सैनिटाइज करने के बाद ही घर के बिलोंगिंग्स को छुएं। जैसे आप घर में गए और जाके किसी सोफे पे बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, ग्लास छूते हैं, पानी पीते हैं, तो अगर आपका हाथ इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली वो चीज़ें इन्फेक्ट होंगी। अब बच्चे एक तो खेलते रहते हैं घर में, वो छुएंगे, छूने के बाद उनको भी वो इन्फेक्शन होने का चांस होता है। दूसरा, बच्चे में ये हैबिट डालना है हमें कि जब भी हमारा बच्चा घर के बाहर जाए, चाहे वो घर के 2 कदम ही क्यों ना निकले, घर पे एक दरवाज़ा खोलकर ही बाहर क्यों ना जाए, एक हैबिट में डाल दें कि घर के अंदर जब भी कदम रखें सबसे पहले अपने हैंड को सैनिटाइज करें और उसे साबुन से अच्छे से धोए। बताइए उसको कि वो साबुन से धोना है तो कैसे, जैसे कम से कम 20 सेकंड तक के हाथ साबुन से धोना है, उल्टा सीधा दोनों। जैसे हाथ धोने का तरीका भी होता है कि ऐसे धुलें हाथ, इस तरह से हाथ धुलें,
इस तरह से ये चीज़ें पूरा कलाई तक के यहाँ तक के अच्छे से हाथ ये धीरे धीरे बच्चों की हैबिट में डालें। और इन्हें ये भी कहें कि ये फ्रिक्वेंटली जब भी घर से बाहर अगर ज़रूरत पड़ रही जाने के लिए तो किसी बाहरी चीज़ को छुएं, अगर छुएं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें। इन सब चीज़ें प्रिकॉशन तो रखना है। प्लस घर पर हमेशा हमें अपना कुछ चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि पल्स ऑक्सीमीटर रखें, थर्मामीटर रखें। और ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर, क्योंकि बच्चों में जैसे ये तो कोविड होता है कि लंग्स में इन्फेक्शन देता है, बच्चे बहुत प्रोन होते हैं इस चीज़ के लिए, उनको निमोनाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। निमोनाइटिस होगा तो ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होता है ज़रूर। तो वो चीज़ें अपने पास रखें, घर पे रखें, उनके टेम्परेचर हमेशा देखें। जब भी उसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी जुकाम और कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहे। कि बच्चों में बहुत जल्दी बच्चे डिहाइड्रेट भी होते हैं, बच्चों को बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो टाइमली अगर हम एक्शन ले लेंगे तो हमारे यहाँ जितना भी जो गवर्नमेंट का एक्शन है कि एक्शन प्लान आ चुका है पूरा, इसके लिए हर हॉस्पिटल को इन्फॉर्मेशन भी दी जा चुकी है कि बच्चों का वार्ड बना के रखें। वार्ड कैसा होना चाहिए, पूरे बच्चों के फ्रेंडली होना चाहिए। वो एनवायरनमेंट ऐसा लगेगा कि बच्चों को ये ना फील हो कि हम हॉस्पिटल में ही। वहाँ भी एक इस तरह से होगा जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स में होते हैं कि पेंटिंग्स होती हैं, बच्चों के कार्टून्स बने होते हैं, इस तरह की हो, ताकि बच्चा वहाँ भी खुश रहे, ये चीज़ महसूस करे। एक ऐसा नहीं हो कि वो स्ट्रेस में एक आके बैठे रहे। तो इस तरह से एनवायरनमेंट भी वहाँ भी तैयार किया जा रहा है, ताकि अगर कोई बच्चा इस तरह इन्फेक्ट होता है, अगर हॉस्पिटल में ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें वहाँ पर होती रहें। तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को बचाने के लिए उनको खुद का अपना हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी, जो बाहर निकलते हैं वो अपना हाइजीन अगर मेंटेन करके रखते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक सवाल है कि अभी जो पूरे झारखंड की बात अगर कर लें तो झारखंड में डॉक्टर की संख्या कम है। जो बच्चे हैं एक पढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे मतलब आदमी संभाल पाएगा? देखिए ये जो है, अगर आप वो देखेंगे सिनेरियो अगर देखेंगे आप, तो सारे अब तक के जितने भी केसेस रिपोर्टेड हुए हैं, तो आप ये मानिए जो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है उसकी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है उसकी परसेंटेज। मैक्सिमम परसेंटेज 90+ में जो परसेंट आप देख लेते हैं, वो उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर वो हम लेके चलेगा, हम टोटल पॉपुलेशन देखें, हमारा 10 लाख पॉपुलेशन है और 10 लाख के पॉपुलेशन में इतने हमारे डॉक्टर हैं, उनके डॉक्टर का बर्डन इतने लोगों का है, तो अगर हम वो रेशियो कम करते चले जाएं कि कितने लोगों को आखिर एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगी जिसे डॉक्टर अटेंड करना पड़े, तो बहुत कम हो जाता है। तो इस चीज़ को देखिए, आखिर लोग अगर मान के कोई बच्चा अगर किसी लक्षण आता है तो कैसे लक्षण का पता कैसे चले? देखिए कोविड के लक्षण के बारे में जो एक होता है कि जो मोटा मोटा जो कहेगा कि 3 चीज़ें तो ज़रूर मिलती हैं, फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस, ये चीज़ें होती है। मगर अभी बहुत से ऐसे केसेस भी देखे गए हैं दोनों भी नहीं है, किसी को लूज मोशन हुआ, किसी को कोई और प्रॉब्लम हुई और उनको अगर टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकल गया। तो एक तो मान के चले गया अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी जुकाम अगर हो रहा है, फीवर हो रहा है साथ में उसको, या सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप उसको मान के चलिए कि हो सकता है कोविड पॉजिटिव हो, और वो सारे प्रिकॉशंस लेके चलना होगा हमें जिसको भी है। तो अगर किसी को भी लगता है कि फीवर हो रहा है, उसे कफ भी हो रहा है, ड्राई कफ, खास तौर से ड्राई कफ भी हो रहा है, और उसे सांस लेने में कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आप उसको जो आप कोविड मान के चलिए और तुरंत उसके टेस्ट करवाइए। टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार मत करिए, उसके ट्रीटमेंट की तरफ भी तुरंत मूव कर जाइए कि रिजल्ट आने में हो सकता है 1 आध दिन का डिले हो, तो ऐसा ना हो कि 1 आध दिन के डिले की वजह से बच्चे को पैथोलॉजिकल कंडीशन में वर्स हो जाए। तो ट्रीटमेंट की तरफ फ़ौरन मूव करें, रिजल्ट आता रहेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट वही चलेगा जो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव होगा। तो ट्रीटमेंट की तरफ तुरंत मूव करना है हमें। इसमें वही थंब रूल है, ट्रैक, टेस्ट एंड ट्रीट। ट्रैक करना है कौन है, टेस्ट करना है और ट्रीट करना है, ये साइमल्टेनियसली चलता है। ऐसा नहीं कि हम पहले ढूंढ के बैठे रहें, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद टेस्ट करें, फिर 2-4 दिन इंतजार करें, हम ट्रीट करें, ये नहीं, साइमल्टेनियस चलता है तीनों चीज़। बच्चा अगर बोलने वाला नहीं है, अगर नहीं बोल पाता है, जो छोटे बच्चे में अगर बाय द वे अगर लक्षण की पहचान की जाए तो वो बता नहीं रहा है, या उसको अगर फीवर नहीं आता है, तो कैसे उसको हम लोग समझेंगे कि वो? देखिए अगर पैथोलॉजिकल कंडीशंस हमारी बॉडी में डेवलप करेगी तो कोई ना कोई साइन सिम्टम दिखेगा जरूर, और तीनों साइन सिम्टम फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस किसी की बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ये ऑब्जर्व में आ जाता है तुरंत।
बच्चा डिस्ट्रेस में है, बच्चा खा नहीं रहा, बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है, बच्चा कुछ बोल नहीं रहा, बच्चा खेल नहीं रहा, बिल्कुल सुस्त है। उसकी एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, अगर उस एक्टिविटीज़ में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है तो डेफिनेटली सब लोग समझ जाते हैं कुछ ना कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है। तो वहाँ के पास हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें तुरंत ट्रीटमेंट के लिए मूव करना चाहिए। सलाह लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर से सलाह के बगैर तो कुछ नहीं करना है। तुरंत सलाह करेंगे, कंसल्ट करेंगे अपने डॉक्टर से, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है, जो भी आप बच्चे से आप दिखाते हैं, तुरंत उनसे कंसल्ट करेंगे आप उसे। ठीक है, खुद आप नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है घरेलू नुस्खे काम आते हैं, बट पहले एक बार हम अपने डॉक्टर से। तो जो छोटे छोटे बच्चे को घर में रख रखाव कैसे होना चाहिए? ठीक है, हर घर की कंडीशंस अलग होती है बच्चों को रखने की, सबकी कंडीशंस अलग। एनवायरनमेंट है वहाँ पर फ्रेंडली रहें, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपसे वो शेयर करे। फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ। अगर आप फ्रेंडली नहीं तो हो सकता है बच्चे कोई प्रॉब्लम हो और वो शेयर ना करे आपको। तो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर घर का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट ज़रूर होना चाहिए घर का। आपने कहा कि वाकई जो तीसरा लहर की हम बात कर रहे थे, तीसरा लहर इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे पर, क्योंकि उनके लिए भी कोई वैक्सीन नहीं आया है, तो डॉक्टर का भी ये मानना है कि अगर वैक्सीन नहीं आया है तो उनके लिए ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं, 18 से ऊपर वाले लोग हैं, वो लोग वैक्सीन ज़रूर ले लें। अगर आप वैक्सीन लेंगे तो निश्चित तौर पे आपके पास कोरोना आएगा भी, लेकिन आपके पास क्षमता होगा तो उससे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं, जो सही से बता नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है उनके लक्षण को आपको पहचानना और अपने डॉक्टर है, डॉक्टर से सलाह लेकर ही आगे उस पर दवा चलाएं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि छोटे बच्चों को कैसे हम बचाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। एनर्जी योग आपके स्वास्थ्य का रखवाला। योग आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का एक विश्वसनीय ब्रांड एनर्जी योग। रिमेंबर इट, एनर्जी योग। ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं। तीसरा वेग और तीसरा लहर कितना खतरनाक है वो सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब जब ये कोरोना आया लोगों का जान लिया है। पहला वेग और दूसरा में तो ऑक्सीजन लेवल की कमी, और तीसरा में क्या कम करेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन ज़रूरत है कि हमें अब संयम रखने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। छोटे बच्चे घर से बाहर अगर निकलते हैं तो उस पर ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप सिर्फ डॉक्टर के भरोसे और सरकार के भरोसे ना छोड़ें कि सरकार दवा देगी, डॉक्टर इलाज करेगा, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है कि हम अपने बच्चे को खुद ब खुद देखें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है और कैसे बच्चे को हम सही से रख पाएँ। अपने कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पे है डॉक्टर शाहिल पॉल जी हमारे साथ है और उनकी पूरी टीम, और इन्होंने सब कुछ बखूबी बता दिया कि वाकई तीसरे वेग में कैसे हमें लड़ना है। और तीसरा जो खतरनाक है उस खतरनाक, क्योंकि कोरोना है तो खतरनाक ही है, क्योंकि कई लोग काल के गाल में समा गए हैं और कई लोग इस जिंदगी और मौत से जूझ भी रहे थे। हालांकि डॉक्टर साहब समय कम है, अंतिम सवाल है ये मेरा कि तीसरे वेग में जो बच्चे को क्या क्या मुख्य प्रिकॉशन अगर कर लेना चाहिए? फिर हम उसी बात पे कहेंगे कि बच्चों को एक तो जो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने नहीं देना है, और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अब अगर प्लेग्राउंड में भी जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अलग रहने की हिदायत देनी है, और प्लस उनका साफ सफाई उसको मेंटेन करना है। और फिर डॉक्टर असद ने जैसे बताया कि घर घुसने से पहले अगर घर के बड़े घर में आते हैं तो एटलीस्ट उन लोगों को डिसइंफेक्टेड हो जाना चाहिए, कम से कम नहा लेना चाहिए, कपड़ों को उतार देना चाहिए, ताकि वो इन्फेक्शन बच्चों तक नहीं पहुंच पाए। और इसी तरह अब आने वाले दिन में अगर वैक्सीन बच्चों को आता है तो वैक्सीन अगर पड़ जाएगा तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक अच्छा चीज़ होगा कि बच्चों को वैक्सीन पड़ गया तो वो बीमारी से लड़ने के लिए हिम्मत बनेगी और एक ताकत आएगा कि जो इस एक मुसीबत है दुनिया में ये कोरोना, इससे कैसे हम निजात पा पाएँ, यही एक तरीका है। तो थैंक यू वेरी मच।
छोटे बच्चों में तो ठीक है, आपने बता दिया कि हम उसके लक्षण को देख के पा पाएंगे। जो 18 से नीचे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा चंचल होते हैं, 14 साल 15 साल के जो बच्चे हैं वो बड़ा चंचल होते हैं, उनको कैसे संभाला जाए? क्योंकि उनको अगर माता पिता कहते भी हैं उसके बाद वो कूदना शुरू। हाँ, डेफिनेटली कि स्टेज ऐसी होती है कि वो कुछ बच्चे समझते भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रोकना टोकना वो बुरा मानते समझते, कुछ समझते नहीं है हमारे बड़े बुजुर्ग। तो उनसे वही मैं पहले भी कहा था कि बच्चों के साथ इस एज में खासकर फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रेंडली होकर बात करेंगे, उन्हें फ्रेंड की तरह समझाएंगे, फ्रेंड की तरह बात करेंगे, तो वो डेफिनेटली अपनी बात समझते हैं। क्योंकि इस एज में बच्चे अपने फ्रेंड्स को देख के बहुत सीखते हैं, वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर आप भी अपने बच्चों के साथ फ्रेंड बन के रहेंगे तो डेफिनेटली वो भी बात आपकी समझेंगे और उनके साथ आप बताएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे उन चीज़ों को, देखो बेटा ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ये चीज़ें होगी, तो वो समझेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मार्केट में लेज हो गए, कुरकुरे हो गए, ये पाउच होते हैं या पैकेट होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये क्या है, बच्चे अक्सर जिद करते हैं और लेते भी हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि जब वो लें वो चीज़ को, तो लेकर घर पर आए तो सबसे पहला काम करें कि बच्चों का हैंड वॉश करवा दें। और जो कुरकुरे वगैरह है अगर उसको भी है, क्योंकि वो प्लास्टिक पेपर होता है, उसको भी वॉश कर दें। वॉश करने के बाद ही फिर उसको बच्चे के हाथ में पकड़ाएं उसे खाने के लिए। सबसे बेटर होता है कि उसको धो के और अपना 24 घंटे के लिए घर के बाहर किसी जगह सेफ जगह पर रख दिया, ताकि वो अपने आप डिसइंफेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ें पाउच वगैरह भी जो मार्केट में अवेलेबल होता है उससे भी उसको बचाने की ज़रूरत है, वरना वो भी इन्फेक्शन दे ही सकते हैं। कि किसी भी चीज़ पे है कि काफ़ी टाइम तक ये वायरस जो है तो मतलब इन्फेक्टिव कंडीशन में रहते ही हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली इस खास इस्तेमाल की कि जितने बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, कहीं कुछ नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं सब बच्चे, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्कूल नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा उनकी एक्टिविटीज़। तो हम अगर फ्रेंडली होकर उनके रहेंगे तभी वो बच्चे हमारे घर पे टिक पाएंगे और घर पे हमारी बात मानेंगे। ये ज़रूर उनके साथ। सही आपने कहा कि वाकई बच्चों के साथ आप दोस्त बनिए। जब दोस्त बनेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो खतरनाक वेग आने वाला है उसमें बच्चा भी आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं नुकसान तो आपको ही होना है, हमें ही होना है, लेकिन इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो बच्चा 14 से ऊपर उम्र के हैं, जो ज़्यादा चंचल है, उन्हें आप दोस्त बनाएं, छोटे बच्चों को भी दोस्त बनाएं। माहौल घर का ऐसा रखें कि अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उसको ये पता न चले कि उसे कोरोना हुआ है, और उसे जो प्रिकॉशन है वो तमाम प्रिकॉशन आपको बच्चे के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे हमने पहले भी कहा कि ऐसा जगह को हमने चुना है जो तीसरा वेग, क्योंकि पहला से लेकर तीसरा वेग लगातार जितना वेग आए, जितना लहर आए, सब लहर से लड़ने वाले यही योद्धा हैं जो लगातार पूरे कोल्हान में लोग अगर बीमार पड़ते हैं, उनका अगर टेस्टिंग के लिए जाता है और जो रिपोर्ट आता है तो यहीं से सार्वजनिक किया जाता है, प्रशासन को दिया जाता है। हालांकि पूरा प्रिकॉशन लगातार ये लोग लेकर रखते हैं ताकि जो कोरोना का जो ये खतरनाक जो वेग है उससे हम उबर सके। क्योंकि पहला निकला, दूसरा चला गया, दूसरा अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन अब तैयारी तीसरे की है, और तीसरे में छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। लेकिन ज़रूरत है इन छोटे बच्चों को के साथ अब बड़े लोगों को भी वही प्रिकॉशन लेने का जो लगातार आप लेते आ रहे हैं। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपके लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, राज्य के लिए, और राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इस खतरनाक में आप अगर प्रिकॉशन आपने सही से ले लिया, अपने बच्चों को दोस्त बना लिया, तो निश्चित तौर पे तीसरा लहर आपको बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि तीसरे लहर को के साथ अगर बच्चा अगर कोई बीमार पड़ता है तो क्या वाकई राज्य सरकार तैयार है? राज्य सरकार ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, क्योंकि दूसरे वेग में राज्य सरकार ने सीख ली है, और तीसरा वेग जो बच्चों के लिए है उसे कैसे बचाया जाए उसको लेकर तमाम तैयारियां राज्य सरकार ने कर ली है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज़ जमशेदपुर।